लल्लन टॉप देख रहे हैं। लल्लन टॉप पर इस वक्त आपको दो मेहमान नजर आ रहे हैं, लेकिन मेहमान कहने में एक किस्म की औपचारिकता है। हमको बताया गया कि मुंबई जाके लोग थोड़े फॉर्मल हो भी जाते हैं, पर आहाना और विनीत निरे देसी हैं। बिल्कुल मई का महीना, मई के महीने में जितना देसी हुआ जा सकता है, हीरा ककड़ी और घड़े की गमक के साथ उतने ही देसी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सौरभ भाई। धन्यवाद सौरभ साहब, कैसे हैं? यार गुरु, हम तो बढ़िया हैं। जैसे विनीत, अगर तुम डॉक्टर बन जाते तो तुम्हारी तो बहुत सही से प्रैक्टिस चलती। मतलब तुम ये इतना ही विनम्र आना, या ये इंटरव्यू में इतना विनम्र रहता है? ये हमेशा से एज कूल एज अ क्यूकम्बर जैसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में, ये वही रहते हैं बिल्कुल हमेशा। मैं हमेशा सोचती थी कि शूट के दौरान भी, मैंने कहा यार इतनी हेक्टिकनेस में ये आदमी इतना बिना हिले डुले इतना सादगी भरा कैसे रहता है यार। एंड ही इज जस्ट लाइक दैट, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट विनीत। उनकी सबसे ज्यादा खूबसूरती यही है कि वो हिलते नहीं है, वो ज्यादा झुंझुना नहीं जाते हैं। मतलब कोई भी उनको समस्या या कोई भी उनको जगह पे जाके खड़ा करा दो, कहीं भी शूट करा दो, कहीं भी बिठा दो, कहीं भी खिला दो, कुछ नहीं। एक्चुअली ये भड़बूजा समझती हो? हाँ, तो ये भड़बूजे से निकले हैं। इतनी आंच झेल चुके हैं, इतने चटक चुके हैं कि अब इनको वो सनस्क्रीन वाला मौसम, ओ माय गॉड दिस इज सो हॉट। अरे ये मुक्काबाज ऐसे थोड़ा बने हैं। भैया ये मुक्केबाज और मुक्काबाज दोनों हैं। सौरभ भाई, मैं जब भी छोटा था तो घर में जो निमंत्रण आते थे, तो वो निमंत्रण पे बाहर जो है पापा का नाम लिखा रहता था। और जब मैं निमंत्रण पढ़ता था तो हर निमंत्रण के अंदर मेरा नाम लिखा रहता था। क्या बात। विनीत विनीत, तो उसके बाद 5-7 लोग। मैं बोला मेरा नाम क्यों सबसे पहले लोग लिखते हैं? और मैं बड़ा खुश होता था। और बिल्कुल वैसे ही किसी का नाम RSPP रखा हो। हाँ, तो बाद में मैं बोला कि ऐसा क्या है इस नाम में कि मेरा नाम सब जगह क्यों लिखते हैं लोग। तब मुझे पता चला कि विनीत का मायने हम्बल होता है। तो मुझे लगता है जो आपका नाम होता है शायद उसका कुछ प्रभाव पड़ता हो। बिल्कुल, चलिए प्रभाव देख लेते हैं। आप लोग, नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ रही है बेताल। आप दोनों लोग खाकी वर्दी धारी बने हैं और कथित विकास के लिए जा रहे हैं, एक पहाड़, एक रास्ता खुलवाने। डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी बहस होती है। ट्रम्प काका तो कहते हैं सब फालतू की होती है, नेचर जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस बेताल का उस बेताल से क्या कनेक्शन है, जो बेताल बचपन से, हजारों वर्षों से हमारे पुरखों के जरिए हमारी स्मृतियों में दर्ज है? क्या है कनेक्शन? हाँ, कनेक्शन सिर्फ इतना है कि दोनों डराते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जी हाँ, और दोनों कहानियां सुनाते हैं। उन्हीं के थ्रू तो कहानी आती है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उस बेताल में विक्रम जब आखिरी कहानी सुनता है, तब तक एक पाठक के तौर पर हम खींच जाते हैं कि यार ये परेशान कर रहा है, चरस वो जिंदगी में, ये बताओ नहीं तो खोपड़ी फट जाएगी, वो बताओ। लेकिन आखिरी में वही जो पीठ पर लगा बोझ है वो उसको बचाता है नरबली बनने से। इस बेताल में भी ऐसा ही है क्या? कुछ बड़ा नहीं? हाँ, ये बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है। ये वो वाला बेताल नहीं है और ये वो वाला विक्रम भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं इसमें जो एक चीज थी कि सौरभ भाई के अगर ग्लोबली जाना है तो यहाँ की जो रूटेड कहानियां हैं उसमें ऐसा क्या किया जाए जिससे जो बाकी के देशों की ऑडियंस है अगर वो देखे तो क्यों रिलेट करेगी। क्योंकि विक्रम और बेताल तो हम लोगों ने बचपन में देखा है, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उनकी जिंदगी में ऐसी क्या चीज है जो जिससे वो रिलेट करेंगे बेताल से। तो यहाँ पे उस तरीके का बहुत बड़ा प्रयोग हुआ है अंदर स्क्रिप्ट के अंदर। इससे पहले कि मैं आप लोगों की सिनेमैटिक जर्नी पे बात करूं और बेताल में दाखिल हूं, मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग मेरे दर्शकों को अपने अतीत की उस बालकनी में खड़ा करें जहां मर जाने का जी करता था। विनीत को पापा की बात याद आती थी, आहाना को कुछ और याद आता था, क्योंकि बेताल में भी वो किरदार कहीं पे लड़ते लड़ते कमजोर और अकेले दिखते हैं।
मौत बिल्कुल यूं जैसे सामने खड़ी हो, पलक झपकी और मौत जग गई। आहाना और विनीत, आप लोग फाइटर हैं, बताइए क्या फाइट मारी? आहाना शुरू करो। आई थिंक मेरा किरदार काफी इंटरेस्टिंग रहा है इसमें, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हालांकि उसके किरदार के मुंह बारे पर में बात नहीं नहीं, कर नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है, हाँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा रिलेटेबिलिटी फैक्टर उसके साथ बहुत गहरा रहा। उसके पास एक स्कार है मुंह पर, और मुझे लगता है कि जब किसी की लाइफ में इतना कुछ घट जाता है तो वो इंसान बहुत ही निडर हो जाता है, और वो मुझे लगता है कि कहीं हमारी जिंदगियों में भी रहा है, विनीत और मेरे। हम लोग ऐसे हो गए हैं कि कोई भी समस्या या कठिनाई सामने आए, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा झुलसते नहीं है। हमारे पूरे यूनिट में ज्यादातर लड़के थे, लड़कियां कम थी, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं उनसे कम हूं या मैं वो नहीं कर सकती जो ये लड़के कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो अपने बात में ही काफी बड़ा अचीवमेंट था। फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, कैसी भी स्थिति थी, मुझे लगता है कि उसमें कोई भी लड़की जो हमारे यूनिट में जो थी, हमारी क्रू में थी या कास्ट में थी, उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी लड़के से कम है। और रियल लाइफ में हालांकि काफी कठिनाई आई हैं, बट वही आपको कहानियां देती है, वही आपको जब आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है, तब आपको सब याद आता है कि इतना हमने काम किया है यहाँ पहुंचने के लिए। अब यहाँ से सिर्फ मेहनत है, सिर्फ आपकी लगन, और उससे आगे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक वो सब बहुत छोटी चीजें रह जाती हैं, और वो बातें हो जाते हैं कि ठीक है, ये हुआ था, अब इसको छोड़ो पीछे, आगे बढ़ो। और वो मैंने अपने किरदार में भी देखा, और वो बहुत ही निडर सी है, बिल्कुल नहीं डरती है। तो हालांकि विनीत का कैरेक्टर इससे थोड़ा अलग है, लेकिन आलू मम्मी वालिया जैसी बिल्कुल ही हाँ ना। मम्मी जैसी है। हाँ, मैं कह सकती हूँ मम्मी जैसी। और सौरभ, मेरी परवरिश, मैंने पहले भी कहा है कि मेरी परवरिश थोड़ी अलग हुई है। मम्मी, हम लोग 3 हैं, और पापा हमारे साथ रहते नहीं थे, पापा मॉस्को में रहते थे, तो हमारा ये ठीक मिलना किया, जोड़ दिया, रहते नहीं थे लोगों के लिए। अरे पापा नहीं थे, पापा ने छोड़ दिया। पापा नौकरी करते रहते पापा थे, अभी नौकरी के साथ लिए में रहते मॉस्को हैं, में बर्थडे रहते थे। मनाने। अरे यार सौरभ, तो पापा नौकरी के लिए मॉस्को में रहते थे, और साल में एक बार लखनऊ आते थे। बॉम्बे ज्यादा आते थे, तो बॉम्बे मॉस्को उनका ज्यादा होता था, तो हम लोग उनसे मिल ही नहीं पाते थे। तो ज्यादातर मम्मी के साथ ही पले बड़े हुए, और नैनीज ने देखभाल की। मम्मी जब हमको काम पे लेकर जाती थी तो कोतवाली में समय बिताते थे, तो क्रिमिनल्स देखना, उनकी पिटाई देखना, वो हमारा एक नॉर्मल वो था, अपब्रिंगिंग थी। मुझे याद नहीं कि मम्मी ने कभी हमारे पीछे खाना लेकर कभी भागी हो कि बेटा खा लो, ये नहीं खाया तो 2 चप्पल पड़ी, 2 जूते पड़े, चुपचाप से खाओ, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो भाड़ में जाओ। बड़ा इतना वैसा अच्छा लग होता रहा है था। सुन के, मैं इतना बता रही अच्छा हूँ, लग मुझे बहुत, मैं तो भाई रहा है। हमेशा चप्पल सोचती जूते हूँ, मुझे वाली। बहुत अच्छा गया है। मतलब जो मिला मम्मी ने, मतलब हमने जो मम्मी ने खिलाया वो खाया, कभी ये नहीं हुआ। और मुझे एकदम ईर्ष्या होती थी जब मैं स्कूल जाती थी, क्योंकि मैं देखती थी मेरे आजू बाजू जो लड़कियां थी, मैं गर्ल्स स्कूल में थी लमाटने में, और मेरे आजू बाजू जो लड़कियां थी उनकी माए उनके पीछे पड़ी रहती थी कि बेटा आज ये, बेटा आज वो, हमारी मम्मी कुछ ना करे। हमने कहा मम्मी, बाकी मम्मी को देखो क्या करती हैं। बट आज ऐसा लगता है कि जब उनको इतना कुछ उन्होंने अचीव किया, उनको प्रेसिडेंट मेडल मिला है, 40 साल उन्होंने पुलिस में बिताए हैं, सीबीआई में 12 साल, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट बनकर वो रिटायर हुई हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी मम्मी इतना कुछ अचीव कर चुकी हैं। और हमको लगता है कि ठीक है, हमारे घर में ये नहीं है कि भाई हम कलाकार हैं, वो बहुत समय लगा सबको समझने में कि तुम कर क्या रही हो, क्योंकि सभी लोग पढ़ाई लिखाई करके एक नौकरी करते हैं, विच इज सच अ नॉर्मल थिंग, या तो फिर आर्म फोर्सेस में चले जाते हैं हमारे घर में। लेकिन जब मैंने कहा कि भाई मुझे एक्टर बनना है, तो वो थोड़ी स्ट्रगल थी, लेकिन आई थिंक अब धीरे धीरे मम्मी पापा को भी अब अच्छा लगने लगा है कि चलो अच्छा काम कर रही है लड़की। विनीत। सौरभ भाई, अगर कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है यार मैं छोटे हूँ, बड़ी बात, जैसे मैं तुम्हारी जर्नी देखता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा इरफान भाई की जर्नी याद आती है। उनको बहुत देर में रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब वो सोचो 80s से है मुंबई में, और रेफरेंस किया जाते हैं अच्छा साहब, चंद्रकांता, फिर उसके बाद बेस्ट सेलर, उसके बाद हासिल, फिर हासिल के बाद में
वाली बात होती है। बहुत बात मतलब नियरली 2000 हम लोग उनको मिस करेंगे। इरफान भाई को मैं मतलब उनके लिए मतलब मैं ऐसे रहता हूँ, और ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत क्षति हुई है। उन्होंने अपने किसी प्रशंसक को रिप्लाई कुछ किया था, ऐसा किसी ने बोला कि और क्या क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला भाई अभी तो शुरू किया है। और ये बात 2017 की। मेरी आंख ऐसा ना डबडबा गई थी, डबडबा गई थी। इसका मतलब मैं ऐसे देखता हूँ सौरभ भाई कि अगर उन्होंने 80s में वो सपना जो था उसके साथ इस जमीन पे थे और छोटी छोटी बहुत सारी चीजें उन्होंने की, तो कहीं ना कहीं एक खाका होगा उनके मस्तिष्क में कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और अगर इतनी लंबी जर्नी के बाद अगर 2017 में उनका रिप्लाई ये है कि अभी तो मैंने शुरू किया है, तो उनके दिमाग में आगे के लिए क्या रहा। मतलब ये ऐसा ना बिखर जाता हूँ ये सोच के। हम सब उनको प्यार करते हैं, मिस करते हैं। बहुत अच्छा किया आपने उनका जिक्र लाया, याद करने का मौका मिला। दिन अच्छा जाएगा। मैं विनीत बाबू आपको बताऊं, हम लोगों की ऐसी ट्रेनिंग होती है कि जब हम न्यूज़ प्रेजेंट करें तो न्यूज़ की तासीर के हिसाब से वॉइस तो मॉड्यूलेट कर लें, लेकिन उसको अपने आप को प्रभावित ना होने दें। जब ये इरफान भाई वाला जिस दिन बुलेटिन था, उसने कट बोला है ना, स्टार्टेड रोके था कि बस ये क्लोजिंग दे दूं शो की, और ये कभी नहीं हुआ है। मतलब वो पता नहीं कुछ अलग ही था, अलग ही है एक्चुअली। मुझे लगता है उस दिन सभी रोए हैं। हाँ, सब जो उनको जानते थे, जो उनको नहीं जानते थे, जो कभी उनसे मिले भी नहीं थे या उनको कभी 1 या 2 बार मिले होंगे या कुछ भी, मुझे लगता है सभी रोए थे। मुझे पता ही नहीं, मैं काफी लोगों ने एक्चुअली उस दिन मैसेज किया कि ये हुआ है, और फिर आई रिमेम्बर एवरीबॉडी शेयर्ड कि आई डोंट नो व्हाई आई क्राइड। यस, बहुत लोगों ने बोला। जी विनीत जी, आप तो पहले भी रोए, बड़े होके बीती ताही विसार दे। बताएं। मैं जब सोचता हूँ तो मुझे ऐसा, अगर मैं उसका लब्बो लुआब निकालूं आपके शब्दों में, आपकी भाषा में, ये मैं यही बोलूंगा कि आप सपने देखिए, जी जान से देखिए, और उसके लिए खुद को समर्पित कर दीजिए। हो जाता है, कहीं से कुछ रास्ता बन जाता है। जब वो सपना देख रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, और इतना सोचता नहीं था। बस ये एक अंदाज था कि इस दिशा में जाना है। अब अगर उसको मैं खेलों से जोड़ूं तो ऐसा था कि मैंने शुरू की लंबी कूद। जैसे कूदा, लोगों ने बोला नहीं नहीं ये ऊंची कूद है, ऊंची कूद किया तो बोले नहीं नहीं अभी कबड्डी है, तो कबड्डी किया। फिर लोगों ने बोला नहीं नहीं भाई अभी पोल वॉल्ट है, तो पोल वॉल्ट किया। तो जो जैसे आता गया करता चला गया। क्योंकि मैं जब अगर सिर्फ मुंबई से शुरू करूं तो वो एक हिस्सा है, मुंबई के पहले एक अलग हिस्सा है कि मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले मेरे दिल में था कि मुझे एक्टर बनना है। सांसद नहीं बनना था? वो तो जो भावुक नहीं आप देखिए, या तो आप बताइए मेरे दर्शकों को, वरना मैं बताऊंगा। आप बताइए। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बनारस में मेरा जन्म हुआ है। तो आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपका मन प्रभावित होता है और आपको इतनी समझ नहीं होती है। तो उस समय जो चीजें जैसी होती थी, जिसमें मजा आता था, वो कर लेता था। तो आप जो कहना चाहते हैं, मुझे लगता है वो उस दिशा की बात है। डिटेल आना। कैन यू इमेजिन विनीत गमछा वमछा डाले, मोटरसाइकिल पे बैठा, भयानक इंस्पिरेटेड, मतलब कि कुछ कर देना है, बिल्कुल चुनाव जितवा देना है अपनी नेता। मुर्दाबाद, कोई सामने कोई विरोधी पड़ गया तो है उसको 1.5 कर देंगे। ये सारी कहानियां हमको विनीत बता चुके हैं। नहीं, ये सारी चीजें मैंने नहीं बताई। नहीं, ये तुमने बताई थी, और ये हम लोग सुनकर इतने शौक से सारे के सारे, हमने कहा विनीत तुम लाइक मैंने कभी लाइफ में इमेजिन नहीं कर सकती कि विनीत ने कभी ऐसा किया होगा। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास विनीत की एक अलग ही कुछ प्रतिक्रिया थी। मैंने कहा भाई ये क्या कर दिया इस लड़के ने, ये कहाँ से शुरुआत हुई। तो आई एम ग्लैड कि तुमने वो यू टर्न ले ली।
मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं सौरभ भाई? बोलो बोलो। आप सुरंग में दाखिल हुए हो गुरु, तो पता नहीं काले होकर निकलो। कौन सी फौज जागेगी जी? मिर्जापुर में इलेक्शन था और फूलन देवी इलेक्शन लड़ रही थी। नाम बहुत सुना था, सारे जो ऐसे थे, बोले भी नहीं चलो, मैं भी चला गया प्रचार करने। और जैसे सब करते ले कितना डावर लालते टाइप का कि सबने बोला चलो तो मैं चला गया। नहीं, उस समय तो मन ऐसा ही होता है कि ज्यादा चीजें पता नहीं होती, बहुत सारे लेकिन वो अनुभव मुझे अब काम आता है एज एन एक्टर, कि मुझे नहीं मालूम था। जी सॉरी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मुझे उस समय ये नहीं पता था कि ये सारी चीजें मेरे लिए एक बैंक के जैसी। यस। अच्छा, तो ये बताइए कि आप काम मांगने जाते थे और आपको स्टूडियो के गार्ड लौटा देते थे। हाँ। स्टूडियो से पार पा लिया तो अंदर ये कास्टिंग डायरेक्टर्स के एडी होते हैं तो चुपो चिटाई के, इनके नखरे, और ये पाले के उस तरफ थी। ये वो कास्टिंग माफिया का हिस्सा थी कि तुमको देंगे ब्रेक, तुमको नहीं देंगे। तो इस बारे में बात होती है कि यार मैंने एज अ स्ट्रगल एक्टर कितना फाइट मारी कि मुझे कोई कास्ट कर ले, और आहाना बताया कि मैंने कितनों को रिजेक्ट किया, कितनों को सिलेक्ट किया। मैं तो स्ट्रगल मतलब यहाँ पे ऐसा था कि मुंबई आया तो अब ये नहीं पता था कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए, क्योंकि सारे दोस्त या तो डॉक्टर थे या स्पोर्ट्समैन, और फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं था। तो मैं जो डायरेक्टरी होती है इंडस्ट्री की वो लेता था, उसमें से पते ढूंढता था। होती है कोई ऐसी? सच में होती है? हाँ, फिल्म डायरेक्टरी होती है। तो उसमें मैं प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पते ढूंढता था, एक्टर्स के भी पते ढूंढता था। और आज मैं इस चीज को बता रहा हूँ, शबाना आजमी मैम के घर में पहुंच गया था और मुझे ये नहीं पता था कि कुछ 17-18 सालों के बाद उनके हाथ से मुझे अवार्ड मिलेगा। और मैं वो किस्सा बताता हूँ। मैं उनके घर पहुंच गया था और मैंने बेल बजाई, मैं खड़ा हूँ सामने, एक उनके घर से कोई ऐसा निकला, वो काम करने वाले होंगे, उन्होंने दरवाजा खोला, मैंने बोला कि मुझे मिलना है। उन्होंने जाके अंदर जो है संदेश दिया और वो आई, मुझे देखा ऊपर से नीचे तक। इंसानियत क्या होती है वो बता रहा हूँ, ये जिक्र मैंने कहीं नहीं किया आज तक। उन्होंने पूछा कौन हो, कहाँ से हो, यहाँ कैसे आ गए। मैंने जिस वजह से और जैसे आया था वैसे ही बता दिया। उन्होंने मुझे अंदर बिठाया, मुझसे बातें की, पानी पिलाया, पूछा कुछ खाओगे। मुझे उस समय नहीं एहसास था कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। अब उस बात को समझता हूँ कि जो कलाकार स्ट्रगल करके कहीं पहुंचा होता है, उसे बिना सुने सिर्फ देख के समझ में आ जाता है कि क्या हालत होगी इस सामने वाले की। तो मैं उस चीज को नहीं भूल पाऊंगा। और विजय राज के घर भी पहुंचा था, उनको मैं एनएसडी में मिला था बिकॉज मैं मेडिकल कॉलेज में था, तो भाग भाग के एनएसडी जाता था। मेरी अटेंडेंस पूरी हो जाती थी तो मैं वर्कशॉप करने चला गया, प्लेस देखता था, जहां जो मिल गया करता था। तो जैसे जंगली ग्रोथ होती है वैसा मामला रहा। तो जहां जो मिला करता गया, ऑफिशियली कहीं इनरोल नहीं हो सकता था। तो विजय राज मुझे एनएसडी में दिखे, उनको भी ये किस्सा नहीं याद होगा। मैं उनको मिला, उनसे बात की और नंबर मांगा, उन्होंने दे दिया। कोई नंबर ऐसा 7-8 डिजिट का नंबर था, मोबाइल नंबर नहीं था। और मैं जब मुंबई आया कुछ सालों के बाद, अभी मेडिकल कॉलेज में था, यहाँ आया तो मैं जानता ही नहीं था किसी को। तो मैं सोचा कि चलता हूँ। मैंने उस नंबर पे कोशिश की, फिर किसी से बात हुई, फिर उनका मुझे पता मिला, उनके घर पहुंचा, बेल बजाई, वो देखे तो ऐसे पहचाना नहीं पहचाना, फिर उनको सारी चीजें मैंने याद दिलाई। उन्होंने बिठाया, उनकी पत्नी थी साथ में, उन्होंने ऑमलेट बनाया, ब्रेड मंगाई, चाय बनाई और मुझे बिठाया, खिलाया और खूब बातें की। मैं इस तरह की चीजों को कभी नहीं भूलता, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसे अनकंडीशनल कहा जाता है।
ये इंसानियत है, ये वो इंसान है। तो इन चीज़ों के लिए आज मैं सबके सामने उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किसी वजह से नहीं किया। वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम सारे एक दूसरे से मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करते हैं, बांटते हैं, चाहे दुख हो सुख हो। ये जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज पहली बार ये दोनों घटनाएं मैं शेयर करूँ। अब स्ट्रगल भी ऐसा ही था, पता लेता था, बेल बजाता था, तो बेल बजाने का भी मुझे मौका नहीं मिलता था। और उस समय कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हुआ करते थे, उस समय डायरेक्टर्स की ऑफिस में ही कास्टिंग हुआ करती थी, उनके असिस्टेंट करते थे। तो सबसे पहली जैसे होता है ना कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया है तू, तो चक्रव्यूह का जो पहला दरवाजा था वहां वॉचमैन खड़ा रहता था। तो देखे, बोले किससे मिलना है? तो मैं तो किसी को जानू नहीं, सिर्फ ये जानता था जिसकी ऑफिस है। अब अगर राजकुमार संतोषी साहब की ऑफिस है तो उन्हीं का नाम लेता था, पहला उनसे मिलना है। तो बोलता था कि बुलाएं? नहीं, बुलाए नहीं है। बोले ऐसे तो नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बोले भाई वो जब बुलाएंगे तब आ जाना। और ये प्रक्रिया रोज चलती थी, वो मुझे हटा देता था। फिर जब वो दरवाजा कभी टूटा, मतलब इतनी बार कर देता था कि वो खुद ही एक दिन मुझे बता देता था कि या देखो भाई तुम ना दूर रहो, वो जो आदमी निकले हैं वहां सिगरेट पी रहे हैं, वो जो है उनके असिस्टेंट, उनसे बात करो, ये मत बताना मैंने बताया। अब जोंक के जैसा उनको चिपक लेता था। तो अब वो दरवाजे पे अलग लड़ाई चलती थी। अब वो जैसे ही सुनते थे कौन हो, मैं बताता था क्या किया है। तो एज एन एक्टर तो कुछ किया ही नहीं है ऑफिशियली जो बोलूं। अब ये क्या बोलूं कि ये वर्कशॉप की है, वो वर्कशॉप की है, ये किया है, वो किया है, ये देखा है, मैं कुछ बोलता ही नहीं था। तो बोले अरे कुछ किया तो है, पढ़े लिखे हो? तो वैसे देखूं मुंह से निकला कि हाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बोलते थे क्या डॉक्टर हो? बोला हाँ। पीएचडी वाले? या बोला नहीं मतलब मेडिकल कॉलेज में ही हूँ। अब जो है अलग समस्या शुरू हो जाती। अब अलग तरह की इज्जत, उनको लगता है एक भटका हुआ युवक जो है बेचारा। और उस समय मैं स्ट्रगल कर रहा था कि मेरी मूछें आ जाएं, तो मैं रेजर मारता था कि ऐसा बच्चे जैसा दिखता था। उनको लगता था ये मेडिकल कॉलेज में है, ये क्या कर रहा है, बर्बाद हो जाएगा। तो वो मुझे अब ले जाते थे ऑफिस के अंदर और बिठाते थे और दो चार को और बता देते थे। तो जैसे मेरे घर में होता था कि पापा मुझे घड़ी घड़ी समझाए हैं कई बार, जब उनसे नहीं हो पाया, वो मैथमेटिशियन हैं तो उनकी गणित जब नहीं लगी तो केमिस्ट्री वाले को बुला लेते थे। जब केमिस्ट्री वाले की भी नहीं चलती थी तो हिस्ट्री वाले को बुला लेते थे। जब हिस्ट्री वाले की भी एग्जाम्पल दे दे के बिकॉज उनके सारे फ्रेंड्स टीचर्स हैं, तो हिंदी वाले को बोला कि अच्छे समझाओ, उनकी भी नहीं समझता था। मन में बैठा था करूंगा यही। तो वही चीज मैंने फील की कि ये तो यहाँ भी शुरू हो गया कि उनका एसोसिएट भी, वो भी बैठे हैं, उनके असिस्टेंट बैठे हैं, कोई प्रोडक्शन वाला भी बैठा है, और अगर वो लोग फुर्सत में हैं तो चाय कॉफी मंगाते थे और मुझे ऐसे देखते थे कि ये मेमना बेचारा बलि चढ़ जाएगा, इसको यार कैसे भी करके इसको सच बताओ और ये चला जाए यहाँ से। और ऐसी खतरनाक चीजें लोग बताते थे कि बस मैं भाग जाऊं। उनको लगता था ये डॉक्टर है, ये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं इस मौके में था कि कब राजकुमार संतोषी जी दिख जाएं और मैं उनको जोंक के जैसे चिपक लूं। धप्पी। लेकिन वो प्रक्रिया सालों साल चलती रही, हुआ नहीं। और स्ट्रगल में ऐसा है कि मैं डेड बॉडी भी बनाऊं। तो जब डेड बॉडी था तो ये सोचता था कि चलो जिंदा होने का कभी मौका मिलेगा। किसमें बने डेड बॉडी? एक फिल्म थी पद्मश्री लालू प्रसाद यादव, तो उसमें जी, महेश मांजरेकर वाली। हाँ, तो उसमें जो है 2 रोल किया है मैंने। आप तो एडी भी थे ना उनके? बिल्कुल, तो उसमें 2 रोल किए। मैं तो एक्टर था, उनसे जुड़ा, एज एन एक्टर जुड़ा। एक टैलेंट हंट था, उसको जीता, उनसे मुलाकात हुई और सिलसिला चला। उसके बाद वो एक फिल्म मिली मुझे, पिता, वो चली नहीं और फिर मैं गुम हो गया इस शहर। तो थैंक्स टू महेश सर, उन्होंने सहारा दिया शुरुआती दिनों में। बहुत सारी चीजें उनकी वजह से सीखने को भी मिली
बिकॉज उन्होंने ये मौका दिया कि उन्होंने देखा ये दिन दिन भर लगा रहता है, जब भी कहीं ये दिख जाएगा सड़क पे, अक्सर दिख जाता था यहाँ वहां। तो बोले विनीत क्या चल रहा है तुम्हारा, होता है। तो उन्होंने ही बोला विनीत यार तुम सोचते अच्छा हो, बिकॉज पिता जब करता था वो डायलॉग लिखा जाता तो मैं देखता रहता था, तो कभी कोई जिक्र हुआ देख लेते थे तो मन में जो होता था बोल देता था। मुझे मतलब इसमें कोई डांट खाने में कोई डर नहीं लगता मुझे, और आज भी पूछने में हिचकिचाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि दुनिया की ज्यादातर चीजें मुझे नहीं पता है। और इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया कि एक एक सीढ़ी चढ़ता चला गया। और तो उन्होंने ये बोला कि विनीत, उन्होंने ये चीज देखी थी कि ये कुछ अपने से कर लेता है कुछ, और जबकि इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो जब भी वो सीन लिखते थे या कुछ करते थे तो मुझे बुलवा लेते थे, फिर वैनिटी में हम लोग थे तो कि विनीत को बुला लो। फिर वो सीन लिखा जाता था तो देखते थे, मैं कुछ बोल देता था तो कुछ चीजें अप्रूव, मैं बड़ा खुश होता था, अरे एक लाइन ले ली गई मेरी, वाह, मैं बहुत खुश होता। सिनेमा मेरे लिए इतना बड़ा मंदिर है, ऐसा था हमेशा से, कि मुझे लगता था कि अगर उसमें एक भी चीज मेरी आई कहीं से भी तो मुझे अजीब सी खुशी होती थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोहिनूर नहीं चाहिए, वो खुशी इतनी कमाल की, वो फीलिंग ऐसी थी। तो मैं इंतजार करता था कि आज भी बुलाया जाए और वो फिर जब लिख दिए कुछ बैठते थे फिर बुलाते थे। जिस दिन नहीं बुलाया जाता मुझे लगता था नाराज हो गए क्या तो ये चीज उन्होंने देखी थी। तो उन्होंने बाद में जब ये फिल्म आई नहीं चली तो उन्होंने ये बोला विनीत जब तक कुछ नहीं हो रहा है आजा, असिस्ट कर ले मुझे। ठीक है, मुझे एक नाव मिल गई। मेरे मन में ये था कि बहुत सारे लोगों को इसी बहाने जान जाऊंगा, बिकॉज मैं शहर में किसी को जानता नहीं था। वॉचमैन रोक लेते थे, मतलब कुछ लोगों से मुलाकात हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, एटलीस्ट कुछ चीजें, ऑफिसेज का भी पता मुझे नहीं था। तो वो सिलसिला चला जा रहा था, मतलब चलो करते हैं। तब असिस्टेंट बना, एक फिल्म हुई तो मुझे लगा कि शायद अगली फिल्म में मुझे मौका मिल जाएगा, बिकॉज मैं तो एक्टर हूँ और घड़ी घड़ी उनकी तरफ मैं ऐसे ही देखता था, मैं एक्टर हूँ, मुझे कुछ दे दो। लेकिन फिर एक फिल्म से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, ऐसे 6-7 फिल्में कर गया मैं एज एन एडी। और वो वैसा हो गया कि एक दिन उन्होंने एक फिल्म जब मैंने पोस्ट कंप्लीट करके दिया तो उन्होंने बोला कि सबके सामने, विनीत तेरी फिल्म की तैयारी कर ले। वो बहुत खुश हुए पोस्ट देख के, बिकॉज वो लोग गए थे यूके शूट करने के लिए और मैं यहाँ पे था तो मैं अकेले पोस्ट करा रहा था। जब उन्होंने देखा और उन्होंने ये चीज बोली तो मुझे खुशी नहीं हुई। सब बोले यार विनीत, महेश मांजरेकर इज टेलिंग यू बी रेडी विद योर फिल्म टू डायरेक्ट। मैं सबको देखूं, मतलब तुम लोग भूल गए क्या, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ भाई, मुझे काम करना है एज एन एक्टर। तो महेश जी ने बोला क्या हुआ विनीत, खुश नहीं है तू? बोला अभी ये मौका ठीक नहीं है, जाने दो, नहीं बोलता हूँ। बट मुझे लगा शायद मुझसे कहीं कोई चूक हुई और फिर से इंट्रोस्पेक्ट किया कि मैं बहुत ज्यादा घुस गया उसमें और मुझे ये नहीं करना था, मैं ये सोच के नहीं आया था यहाँ। तो उस सारी इस पूरी यात्रा में ऐसे मौके बहुत थे। तो लालू प्रसाद यादव में जब हम लोग लालू जी के घर में शूट कर रहे थे उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और सुनील शेट्टी साहब वहाँ नहीं थे उस शूट के लिए, तो उनका डुप्लीकेट बना तो वो किया। मैं खुश होता, मैं एज एन एक्टर काम करा लूं बस, मैं बहुत खुश हो जाता था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उनका डुप्लीकेट बना, वो किया, वो शॉट दिया। फिर रक्त एक फिल्म चल रही थी, उसमें डिग्गी में एक डेड बॉडी को डालना था, तो मैं बोला मैं बनूंगा, मैं डेड बॉडी बन गया। तो वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्टर जो थे सेट पे वो देख रहे थे कि यार इसको मतलब क्या ही बोलूं, उनको तकलीफ भी होती थी। इस चीज को मैं अब समझ पाता हूँ, लेकिन क्या किया जाए। तो हर बार ये होता था, नाम मेरा पहले 3-4-5 लोगों में रहता था, धीरे धीरे कटते 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 वो नीचे चला जाता था, वो जगह पे कोई और आ जाते थे, बड़े नाम, जाने पहचाने चेहरे। और फिर धीरे धीरे वो नाम ऐसा हो जाता था कि
इतना इनसिग्निफिकेंट हो जाता था कि उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है शेड्यूल में, लेकिन मुझे पता रहता था वो मैं कर रहा हूँ, तो ये होता था वो ठीक है। हाँ, तो वो सिलसिला यूं ही चलता रहा। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में मिलेंगी सौरभ भाई जिसमें मैं पीछे खड़ा हूँ, कुछ नहीं बोला है, तो मैं हमेशा ये सोचता था किसी दिन एक शब्द मिल जाए। वो किसी दिन एक शब्द भी मिल गया, और एक शब्द जब बोलता था तो ये होता था यार विनीत को ये लाइन दे दो। फिर जब अगली फिल्म होती थी तो एक सीन मिल गया, फिर एक सीन जब करता था तो थोड़ा सा और कुछ बढ़ा देते थे। फिर ये देखिए एक एक का ही तो सफर है कि नेटफ्लिक्स की सीरीज आ रही है जिसमें आप लीड रोल में हैं, और अनुराग कश्यप जिनके साथ काम करना लोगों का सपना होता है, एक्टर्स का सपना होता है, उनकी फिल्म में आप लीड रोल में हैं। आना आप धागे की उस तरफ थी, तो इन्होंने तो किस्सा सुना दिया कि लाश बनने को मिल जाए, साइड किक मिल जाए, डायरेक्टर नहीं बनना, एक्टर बनना है। एज अ कास्टिंग असिस्टेंट इस दुनिया को देखती थी कि कितने सारे लोग आ रहे हैं, कैसी कैसी शक्लें बना रहे हैं। आपके जहन में कभी था कि एक दिन मैं भी एक्ट्रेस बनूंगी, या कास्टिंग के तौर पे आप कैसे देखती थी इन सारे कैरेक्टर्स को, विनीत जैसे कैरेक्टर्स को जो आते थे ऑडिशन के लिए? अनफॉर्चुनेटली मेरी कभी विनीत से मुलाकात ही नहीं हुई, वरना मैंने कास्ट कर लिया होता विनीत को। तुम किस समय, किस सन में कास्टिंग कर रही थी? मैं 2008-9 माय नेम इज खान की कास्टिंग की है मैंने, शानू की असिस्टेंट थी। जब कॉलेज खत्म हो गया उसके बाद फिर फिल्म स्कूल में जब दाखिला होगा, मम्मी ने दाखिला कराया था बिकॉज व्हिस्लिंग वुड्स में, क्योंकि उन्होंने मुझसे बस एक बात कही थी, देखो यार हम लोगों को कुछ पता नहीं है, हम किसी को जानते नहीं है इस इंडस्ट्री में, मैं पुलिस वाली, पापा फार्मास्यूटिकल्स में, कहाँ तुमको कौन तुमको काम देगा। और उन्होंने कहा कि एक फॉर्मल एजुकेशन होती है वो कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि भैया पूना नहीं जाऊंगी, FTI नहीं जाना, क्योंकि पूना नहीं जाना, रहना मुझे बॉम्बे में ही है, क्योंकि मुझे यहीं पर काम करना। मुझे पता नहीं, कभी घर से दूर, मैं कभी घर से दूर रही नहीं हूँ, अब काम के सिलसिले में रहती हूँ, लेकिन मैं मुझे मेरे मॉम डैड के साथ रहने में बहुत मजा आता है, तो मम्मी पापा के साथ हमेशा से रही हूँ, और मैं घर की बहुत ज्यादा लाडली हूँ मेरी आदतें बहुत खराब है, तो मैंने कहा कि यार मैं घर से दूर नहीं रहूंगी, तो आप लोग देख लो, जहाँ कहीं आसपास अगर एजुकेशन भी लेनी है तो मैं कहीं बॉम्बे में ही रहूंगी। तो वो मेरा क्राइटेरिया था। तो मम्मी को पता चला कि व्हिस्लिंग वुड्स खुल रहा है एज अ इंस्टीट्यूट फिल्म्स का, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें नसीर साहब फैकल्टी हैं, ये तो मतलब अच्छा ही स्कूल होगा। मैंने कहा हाँ। तो मेरी 2 साल की फॉर्मल ट्रेनिंग हुई वहां पर, नसीर सर से मुलाकात हुई, उनके जरिए आई मेट रत्ना मैम, कैंडिल देसाई, अरविंद पांडे, ये मेरी फैकल्टी थे, रणदीप, आकाश खुराना, मकरंद देश पांडे। मुझे लगता है कि सर के थ्रू मैं इतने सारे लोगों से मिली जो एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा दिग्गज हैं, और उनके साथ उसके बाद फिल्म स्कूल के बाद उनके साथ काम भी किया थिएटर में, तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है। मैं बहुत अच्छी तरह से उनसे जुड़ गई थी। 2 साल की फिल्म ट्रेनिंग खत्म करके जब आप इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं, हम लोग पहले स्टूडेंट्स थे, हम लोग पहला बैच था, तो कुछ ऐसा था नहीं इंस्टीट्यूट में हम लोग के लिए कोई प्रोग्राम, या कोई ये भी नहीं था कि भाई हमको कोई लेटर दे दे। तो पापा को तो ये था कि भाई देखो MBA में भी जब तुम निकलते हो बाहर, तो नौकरी के लिए जॉब एप्लीकेशन कुछ तो होती है। तो आई डोंट थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम मेरे घर में किसी को समझ में आया कि भाई तुमने इतनी फीस दी है, तुमने 2 साल की पढ़ाई की है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी काम नहीं है, तुम एक्टर क्यों नहीं बन रही हो। तो वो क्वेश्चन हमेशा मेरे सर पे ऐसे मतलब जूझता रहता था, और मैं उनको कैसे समझाऊं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि वो लोग कहाँ से आ रहे थे। पापा तो मुझे अभी भी बोलते हैं कितनी बार कि भाई MBA कर लो, समय बर्बाद कर रही हो। हमारी अब जाके मुझे लगता है 2-3 सालों से अब ये पापा ने बंद किया बोलना, लेकिन 2-3 सालों तक तो ये यही बोल रहे थे। मेरी मम्मी 2-3 साल पहले तक कहती थी देखो मामा की लड़की बैंक में PO बन गई, कोई सरकारी नौकरी क्यों नहीं ले लेते हो। अरे मुझे तो आज तक बोला जाता है तुमने IAS क्यों नहीं किया, मुझे तो आज तक बोला जाता है तुमने IAS की पढ़ाई क्यों नहीं कर ली, तुम IAS ऑफिसर बन जाती है, अभी तक तुम IFS बन गई होती, पता नहीं क्या क्या फलाना टिमकाना। तो वो तो खैर हमारे घर में चलता ही रहता है, वो हिंदुस्तान के बहुत सारे घरों में चल रहा है। मुझे तो पापा सच बता रहे, तुम तो IAS, तुम इतनी लंबी चौड़ी, तुम डिफेंस में चली जाती, ये वो। मैंने कहा हाँ पापा ठीक है अभी अब बन गया एक्टर, अब आगे कुछ नहीं बनना, यही बनना है। तो अब जाके बातें खत्म हुई है ये। लेकिन जब मैं निकली बाहर तो
हाँ, तो जब मेरी मुलाकात शानू शर्मा से हुई थी व्हिस्लिंग वुड्स में, क्योंकि वो आई थी हम लोग को मिलने के लिए, सब एक्टर्स को, और उन्होंने बस एक ये चीज बोली थी कि देखो किसी को मुझे ज्वाइन करना है तो कर लो। तो मेरे साथ पावेल गुलाटी मेरे क्लासमेट थे, तो पावेल ने उन्होंने पहले ज्वाइन किया, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि देखो शानू को एक असिस्टेंट चाहिए, वो असिस्टेंट ढूंढ रही है माय नेम इज खान के लिए। मैंने कहा चलो यार ज्वाइन कर लेते हैं। जरा लोगों को बता तो दीजिए कि क्या भला है ये शानू शर्मा। शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर है, YRF की इन हाउस है अब। उस समय वो धर्मा की भी कास्टिंग करती थी, तो उन्होंने माय नेम इज खान की कास्टिंग की थी, और उनके साथ मैंने कुछ 9 महीने काम किया। और मुझे इसलिए भी लिया गया था क्योंकि मैं पृथ्वी थिएटर से काफी जुड़ी हुई थी, क्योंकि मैं काफी एक्टर्स को जानती थी पर्सनली, तो चाहे वो शिवानी टंकसले हो या रत्नाबली हो या निम्रत हो या आनंद तिवारी हो, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी एक्टर को छोड़ा था उस फिल्म के लिए। इनफैक्ट आई रिमेम्बर एक्टर्स को जानती थी। I know you can't say this because you have to survive in this world, पर तुम पृथ्वी की वजह से कुछ एक्टर्स को जानती थी, स्टार को तो सब लोग जानते हैं। हाँ, मैं एक्टर्स को जानती थी और मैंने काफी एक्टर्स को ऑडिशन भी किया था। एंड आई रिमेम्बर बहुत से ऐसे ऑडिशंस थे जो मुझे देख के ऐसा लगता था कि यार इन लोगों की स्ट्रगल्स तो मुझसे भी ज्यादा है। हम लोगों के पास तो फिर भी घर है, खाने को 2 टाइम खाना मिल जाता है, बट इतने सारे एक्टर्स को मैं तब मिली, और कास्टिंग के थ्रू मुझे लगता है कि मैंने इतना कुछ सीखा, क्योंकि मैं कितने एक्टर्स से रोजमर्रा की जिंदगी में एटलीस्ट मैं 8-7 एक्टर्स को रोज मिलती थी, क्योंकि हम लोग के इतने ऑडिशंस नहीं होते थे दिन में, कम ऑडिशंस होते थे, और धर्मा का प्रोसेस बहुत अच्छा था। मैम प्लीज एक मौका दे दो मैम, मैं बहुत अच्छा, इस तरह का कुछ होता था क्या? नहीं, हमारे साथ इतना ऐसा नहीं होता था। हम लोग के वहां बहुत ही सुलझा हुआ एक ऑडिशन प्रोसेस होता था। हम लोग जिन एक्टर्स को बुलाते थे, जिस समय पे बुलाते थे उसी समय आते थे। और लेकिन मैं बहुत अच्छे एक्टर्स से मिली और मैंने बहुत से एक्टर्स के लिए झगड़े भी किए। मेरी मुलाकात करण जौहर से हुई, मेरी मुलाकात उस समय करण मल्होत्रा से हुई जो चीफ एडी थे, एकता उनकी वाइफ जो फर्स्ट एडी थी, और वरुण, सिद्धार्थ तब असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे। तो मैं भी एक नई दुनिया देख रही थी। मैंने कहा कि यार यहाँ तो मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर्स तो मतलब बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के बच्चे भी असिस्टेंट्स का काम कर रहे हैं। उस टाइम मेरी वरुण के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वरुण हमसे काफी घंटों बातें करता था, हमारे पास टेप्स लेने आता था सारे एक्टर्स के। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने अर्जुन माथुर के लिए काफी झगड़ा किया था उस फिल्म में। मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा है, इसको लेना चाहिए। एंड आई रिमेम्बर कि मैं असिस्टेंट थी, लेकिन आई विल नेवर फॉरगेट दिस अबाउट करण जौहर। वो एक दिन हमारे रूम में आए, कास्टिंग के रूम में, और हमारी मीटिंग चल रही थी, और उन्होंने मुझसे पूछा तुमको कौन पसंद है इस रोल के लिए, और मैंने फटाक से बोला अर्जुन माथुर, और उन्होंने कहा कि तुमको अर्जुन माथुर पसंद है? मैंने कहा जी सर, और उन्होंने उसको लॉक कर दिया। एंड आई फील कि वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी, क्योंकि मैं एक कास्टिंग असिस्टेंट थी, मेरे पास कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी मेरे बारे में या हम लोगों को कभी कम नहीं सोचा। उन्होंने हमारी ओपिनियंस को रिस्पेक्ट किया, और मैंने काफी सीखा उस 1 साल। बिल्कुल ऐसा लग रहा है सुन के जैसे विनीत ने बोला ना कि हमने एक लाइन बताई और महेश मांजरेकर ने लिख ली, ये बिल्कुल वैसा मोमेंट था। नहीं, लेकिन आपको मिलते हैं। आई फील कि लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री ऐसी है, इंडस्ट्री वैसी है। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले इंडस्ट्री में, और मैंने जिन भी लोगों के साथ काम किया है, मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं जिसके साथ भी जुड़ी हूँ आज तक उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और आई थिंक समवेयर उसकी वजह से ही मैंने इतना कुछ सीखा है कि भाई लोगों को ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है, बहुत समय लग जाता है, और अगर आपको सक्सेस भी मिल जाए तो सक्सेस को मेंटेन करने का एक जो तरीका होता है, वो मैंने बच्चन साहब से सीखा जब मैंने उनके साथ अपना पहला शो किया युद्ध। और वो इतना काम डालते हैं, इतना हार्डवर्क डालते हैं अपने काम में, और मैंने कहा यार जब इतना बड़ा मेगा स्टार इतना काम कर सकता है तो मैंने उनसे ये भी पूछा था सर आप टाइम पे क्यों आते हैं? हम लोग की काफी बातें होती थी, क्योंकि हम लोग के पास काफी समय होता था शॉर्ट्स के बीच में। वो हमेशा टाइम पर आते थे, हमेशा टाइम पे निकलते थे। तो मैंने एक दिन पूछा उनसे, मैंने कहा सर आप हमेशा हमेशा पंक्चुअल कैसे रहते हैं? आप इतने बड़े मेगा स्टार है, मैंने देखा कि स्टार्स कितना लेट आते हैं। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी जो मेरे आज तक मतलब दिमाग में हमेशा से बसी हुई है। उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम टाइम पर आओगी ना तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता है, तुम अपने समय पे निकल सकते हो, लेकिन अगर तुम टाइम पर आओ, तुम टाइम की अगर तुम
कीमत नहीं समझोगे, अगर तुम उसको रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और मैं कभी भी आज तक उनकी वजह से कभी सेट पे लेट नहीं आती, और वो मैंने उनसे सीखा। जिस तरह वो काम करते हैं, जिस तरह नसीर सर काम करते हैं, मैंने उन दोनों के साथ काम किया है, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैंने 2 लेजेंड्स के साथ काम किया है, एंड राइट इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर। तो मैंने इतना कुछ सीखा, इतने सीजन एक्टर्स के साथ काम किया। विनीत बाबू पहलू बदल रहे हैं, तो मुरब्बा लेके उनके घर गए थे। मुरब्बा के पहले की भी एक कहानी जिससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, आना ने जो बोला। हाँ, मुरब्बा के पहले की एक कहानी है। मैं ये जो दोनों लोग जो लेजेंड हैं, और नसीर साहब कमाल के एक्टर हैं, बच्चन साहब जैसा मतलब महानायक हैं, जो कहा जाए कम है। तो नसीर साहब के साथ मुझे मौका नहीं मिला, और मैं बिल्कुल कभी काम करना चाहूंगा। इस बात पे आता हूँ, मुरब्बा लेके गया था उसके पहले जो आहाना बोल रही है बिल्कुल सही है। एक फिल्म थी विरुद्ध, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, और बच्चन साहब उस फिल्म के हीरो थे, और बहुत अलग तरह की फिल्म थी। तो मैंने ये देखा कि कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब बच्चन साहब के लिए इंतजार करना पड़ा हो। अगर प्लान किया गया है ये टाइम पे रोल करना है, तो वो उसके पहले रेडी होते थे। जिस दिन लेट हुआ है, मुझे याद है वो दिन, फोन पहले आ गया था कि आज मैं 10 मिनट लेट आने वाला किसी वजह से। और इन लोगों को देख देख के, जब मैं असिस्टेंट था तो बहुत सारी चीजें सिर्फ देखता रहता था, और मैंने ये देखा कि जैसे जो मार्किंग की जाती है, तो चॉक से मार्किंग होती थी उस समय। तो ये 2005 की बात बता रहा हूँ, 4-5 की। 6 में फिल्म रिलीज हुई थी, जुलाई में जब बारिश आ गई, बाढ़, मुंबई डूब गया था। 23 जुलाई 2006 को आई थिंक रिलीज हुई थी, 26 को बारिश आ गई। तो फिल्म के साथ वो बहुत गलत हुआ था। खैर, तो मैं मार्क करता था, और जब मैं मार्क करता था तो उनको क्या मजा आता था मालूम नहीं। जब कोई हंसने खेलने वाला सीन होता था तो वो मार्क मिटा देते थे। और you need to tell our viewers कि ये मार्क करना क्या होता है। हाँ, कि जैसे किसी एक्टर की पोजीशन है, तो फोकस के लिए कहाँ पे एक्टर खड़े होंगे, वहां पे एक्टर के आने के पहले निशान बना दिया जाता है। हाँ, कि हम खड़े होके उस जमीन पे वहां पे मार्क कर देते हैं, चौक से निशान बना देते हैं कि ये इनकी जगह है, ये दूसरे एक्टर की जगह। तो जब एक्टर्स आते हैं तो उनकी मार्किंग हम बता देते हैं। उसके बाद कुछ चेंजेस अगर होते हैं कोरियोग्राफी में, पोजीशन चेंज होती है, तो फिर से उसे मिटा के नया मार्क बनाते हैं उनके पैरों के पास। तो मैं जब मार्क बनाता था तो उनको जब कोई हंसने खेलने वाला सीन होता था तो मार्क मिटा देते थे, और जैसे ही मैं मुड़ के जाता था उसके बाद बोलते मेरा मार्क कहाँ है, मेरा मार्क कहाँ है। और मेरे डायरेक्टर के सामने वो ये करते थे। तो महेश जी ऐसा देखते थे, विनीत क्या कर रहे तू, मार्क नहीं किया। और मैं ऐसा, मुझे समझ ही नहीं आता, मार्क तो किया था, अब इनको बोलूं कैसे। तो कई दिन तक तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं मार्क करके जाता हूँ, मार्क मिटाता कौन है। तो मैंने ये प्लान किया कि यार ये पहले मैं देखूं हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं तो मार्क करके गया था, अब मैं बोलूं तो डांट पड़ेगी। तो जैसे ही मार्क करा और जैसे ही मुड़ा, पलट के मैंने देखा और वो पैर से मिटा रहे। मैंने उनकी आंखों में देखा, मैं मुस्कुराया, तो एक अजीब सा जो रिश्ता होता है ना, वो बना था। तो उसके बाद उन्होंने धक्का देना शुरू किया कि मैं अगर कहीं जा रहा हूं, कि जैसे 2 एक्टर हैं उनके बीच में मैं जा रहा हूं, तो बॉडीली वो ऐसा कवर कर लेते थे, क्या है उधर से जाओ। तो अब कौन, मतलब क्या ही बोलूं, कैसे बोलूं। और उनको बहुत मजा आता था, बिकॉज काफी सारी बातें सेट पे उनके साथ हुई थी, तो मुझे भी मजा आता था। जिनको पर्दे पे देखा है, जिनके लिए सीटियां मारी हैं, ताली मारी है, जिनके लिए हेयर स्टाइल चेंज कर दी है पिक्चर देखते देखते, तो उनके साथ तो मतलब मजा आएगा। जब बॉम्बे टॉकीज कर रहे थे और वहां तो एक तो मेरे साथ ये होता है कि एज एन एक्टर बहुत सारे लोग अभी भी नहीं पहचान पाते कि ये अगली का चैतन्य मिश्रा है या ये गैंग्स ऑफ वसीपुर का विनीत है। यार वो अगली वाला बहुत सही सीन था जब वो बोलता है ना, यार मैं बिल भरता हूँ, मैं क्यों कली को किडनैप करूंगा। हाँ, वो अनुराग सर, हाँ सौरभ भाई, अनुराग सर का होना मतलब मेरे लिए ऐसी चीज है जो होता है ना कि
अलादीन की वो कालीन म्यूचुअल लव है, अपन उस पर बात करेंगे तो घंटों करते रहेंगे। अरे वो तो मतलब ऐसी चीज है कि उन्होंने मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया। मैं ऐसी जगह पे उस समय पहुंच चुका था, ये 2010 बताइए के मुझे कि ये थोड़ा सा क्लीशी सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग क्यों सिलेक्ट किए बेताल? मतलब क्या लगा है? लीड रोल मिल रहा है, शाहरुख खान का प्रोडक्शन है, नेटफ्लिक्स रिलीज है, इन तीन ऑब्वियस फैक्टर्स के अलावा भी कुछ था विनीत? हाँ तुम खुद बिल्कुल था। जानना चाहता हूँ लिखाट के लेवल पे कैसा था? बिल्कुल उसमें कुछ खास बातें और भी हैं। बेशक मैंने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज के साथ पहले काम किया, वो काम का अनुभव बहुत अच्छा था। सिर्फ आप एज एन एक्टर अपने काम के लिए मेहनत करिए, बाकी किसी चीज को सोचना नहीं। पैसे भी टाइम के पहले अकाउंट में आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें बहुत अच्छी। तो वो तो था, लेकिन कहीं ना कहीं एज एन एक्टर ये होता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जब ये स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी सी बात मेरे डायरेक्टर से हुई तो उनकी क्लैरिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। पढ़ते समय मुझे ये समझ में आया कि ये बहुत ही अलग तरह से लिखा गया है। इट्स नॉट जस्ट कि हम हॉरर सा ही है, ऐसा नहीं है। एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट है, और इंडिया से मुझे लगता है ये पहली ऐसी सीरीज होगी, हॉरर थ्रिलर एक्शन ड्रामा, एक यूनिक सा एक्सपेरिमेंट है जो ग्लोबली जाएगा। ये एक मौका था। एज एन एक्टर मैंने हॉरर का कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, एज एन एक्टर मैंने कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। तो ये दो बातें थी। इसके अलावा जो किरदार है विक्रम सिरोही का, नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग एज एन एक्टर परफॉर्म करने के पहले बैक स्टोरी अपनी तैयार करते हैं, मैं करता हूँ, ताकि काम करना आसान हो जाता है, कन्विक्शन आता है। यहाँ पे वो बैक स्टोरी ऑन स्क्रीन थी, ऐसा मौका बहुत कम होता है। तो ऑन स्क्रीन वो बैक स्टोरी भी बहुत कमाल के तरीके से चलती है कि एक्सटर्नल बैटल है लिविंग और डेड के बीच में, जो बेताल में दिखती है, और उस एक्सटर्नल बैटल के साथ इसकी इंटरनल बैटल जो चल रही है विक्रम की, वो कभी भी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। इंटरनल बैटल, बिकॉज़ इसका पास्ट, हाँ इसका पास्ट जो है वो डार्क है, वहां कुछ सीक्रेट्स हैं जो इसे हॉन्ट करते हैं। और एक अच्छा आदमी अगर उसके हाथ से कुछ बुरा हो जाए तो वो गिल्ट में रहता है, वो सो नहीं पाता, वो चैन से खा नहीं पाता। एक बुरा आदमी तो 10 करके 11वीं की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन एक अच्छे आदमी के लिए वो बहुत बड़ा भार होता है। तो विक्रम सिरोही उस भार को उतार नहीं पा रहा। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बेताल की, विक्रम सिरोही भी उस डर से, अपने उस पास से कैसे बाहर आता है। तो ये चीज किरदार को, इस चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। Prepare to open fire. मैं विक्रम सिरोही तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। Open fire now. कहना तो मेरा भी किरदार काम करती है। नहीं, मैंने काफी काम किया है लास्ट ईयर। मैंने काफी मतलब बैक टू बैक, इनफैक्ट मेरे लॉकडाउन में 2 रिलीजेस हुई हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल नॉनस्टॉप काम किया है लास्ट ईयर। मुझे लगता है कि मैंने लास्ट ईयर सिर्फ 1 हफ्ते का ब्रेक लिया था, क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था और मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। हाँ, और मेरे 4 किलो 1 हफ्ते में घट गए थे। और उसके बकरी का दूध पिया था? बकरी का दूध पिया था? नहीं, मैंने वो पपीते का जो पत्ता होता है ना, वो उसको बड़ा पिया 1 हफ्ता, ड्रैगन फ्रूट। बताओ आई रिमेम्बर कि उसके बाद भी मैं जब निकली तो मैंने खुदा हाफिज की थी, वो भी एक्शन थी। तो ये सीरीज जब मुझे मिली थी तब मैं मर्जी की ही शूटिंग कर रही थी, और मुझे हालांकि स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी पहले। मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया था, और पराग मेहता जो इसके कास्टिंग डायरेक्टर है, वो बहुत खास दोस्त है मेरे। उन्होंने मुझे लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में भी कास्ट किया है, उन्होंने मुझे रंगबाज में भी कास्ट किया है। उनके जरिए मुझे बहुत अच्छे ऑडिशंस मिलते हैं, क्योंकि वो मुझे बताते हैं कि भाई ये ऑडिशन है, कर लो, देख लो, अगर हो जाए तो अच्छा है। तो इसका भी उन्होंने जब मुझे कॉल किया था, तो आई रिमेम्बर मैं नाइट शिफ्ट करके आई थी और मैं बिल्कुल मतलब नींद में थी आधी। तो उसने मुझे कॉल किया, भाई देखो एक ऑडिशन करना है। मैंने कहा यार अब क्या, कौन हेयर मेकअप करेगा, तुम पागल मत बनो यार, अभी सोई नहीं हो पूरी रात, दिमाग मत खाओ। तो उससे ऐसे बात कर सकती हूँ। तो उसने बोला हाँ ना, रेड चिलीज का है, नेटफ्लिक्स का है, मैंने ऐसे ही कॉल नहीं किया है। मैंने कहा यार फिर हेयर एंड मेकअप अभी करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि कोई हेयर एंड मेकअप नहीं करना है, आर्मी ऑफिसर का रोल है, चुपचाप से अभी करो, ट्रैक पैंट और टी शर्ट में ऑडिशन करना है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा ये अच्छा था। तो मैंने जब ऑडिशन किया मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसने मुझे सीन भेजा था। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, इसमें तो मतलब बड़ी गालियां बक रही है मेरी टाइप की लग रही है।
तो जब मैंने ऑडिशन किया मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन। फिर उसका अगले दिन कॉल आया, उसने कहा निखिल महाजन जो हमारे डायरेक्टर हैं पैट्रिक के साथ, निखिल ने आपको रेड चिलीज बुलाया है और वहां पर आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं। तो मैं गई और उन्होंने मुझे कोई सीन नहीं दिया उस समय। निखिल ने मुझे एक सिचुएशन बताई। तो मैं और विक्रम सिरोही, डीसी आलूवालिया जो मेरा कैरेक्टर है, और विक्रम सिरोही, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो उन्होंने मुझे एक बताया कि भाई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारे सामने ही तुम दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग की है, तुम दोनों ने काफी समय बिताया है एज ऑफिसर्स, और एक कुछ हुआ है एंड तुमको उसको कन्विंस करना है। तो वो कुछ 5-7 मिनट का मैंने सीन किया जो निखिल को बहुत अच्छा लगा, पैट्रिक को भी अच्छा लगा, और शाम को मुझे कॉल आ गया कि तुम सिलेक्टेड हो। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि जो आलूवालिया का कैरेक्टर जो मेरा है उसको एक स्कार है मुंह पर, तो मुझे 46 या 50 डेज जो शूट की होगी उसमें मुझे प्रोस्थेटिक्स पहनना पड़ेगा। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे हमेशा से करने का शौक था और है शायद, वो है कि भाई डिफेंस में जाने की हमेशा से औरतों को देखा यूनिफॉर्म में। बिल्कुल। मम्मी को वर्दी में देखा है, मुझे भी वर्दी पहननी है। हाँ ना, वर्दी पहन के इतना खुश होती थी, मैं क्या बताऊं। पहनने के बाद अलग, हाथ में डंडा दे दो, उसके बाद तो जो सुताई करती थी, एक सीन था। तुम ये बता रहे हो, मुझे लग रहा है कि आना को उस वाले रोल में लेना चाहिए, वो जो फर्जी किस्म के कैप्सूल मिलते हैं ना, कि मुझे फौज में जाना था, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी, फिर मैंने ये वर्दी पहने में कैप्सूल लिए खड़ी। ले लो। और यहाँ तो उल्टा, यहाँ तो सारी हाइट सब है। आना बिक्री बढ़ा देगी उन कैप्सूलों की। हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही बढ़ा दूंगी, तो मुझे नहीं करना ये सब। तो मैंने कहा कि भाई ये भी एक चीज जो बहुत फैसिनेटिंग थी मेरे लिए हमेशा से। मैंने कहा यार यूनिफॉर्म पहननी है, तो एक आर्मी ऑफिसर का रोल मिल रहा था, वो बहुत अच्छा था। और तीसरा, जब उन्होंने मुझे कास्ट बताई, उन्होंने कहा भाई विनीत कुमार लीड में। मैंने कहा क्या विनीत? फिर हमेशा से आई स्टिल रिमेम्बर जब विनीत को मुक्काबाज जब जिस साल नॉमिनेट हो रही थी, जिस साल मतलब उस टाइम अवार्ड्स थे, किसी भी पॉपुलर अवार्ड में मुक्काबाज में इसको विनीत को कहीं भी बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया था किसी भी पॉपुलर अवार्ड में। बट एक गिल्ड अवार्ड होता है, क्रिटिक्स गिल्ड अवार्ड, उसके लिए आई रिमेम्बर मैं और सन्नी कौशल नॉमिनेट किया था, दिया कहीं नहीं था। तुम नॉमिनेटेड थे? आई डिडंट रिमेम्बर दैट यू वर नॉमिनेटेड। हाँ, मतलब नॉमिनेट किया था, दिया वो बाद में बात करें। ये मुझे नहीं पता था, मुझे बस ये पता है कि आई डिडंट सी यू गेटिंग एन अवार्ड एनीवेयर। और जब हम लोग, मैं किसी इवेंट से आई थी और मैं बैठी हुई थी सनी के साथ, और सनी और तुमने गोल्ड की थी उस समय, और जैसे तुम्हारा नाम अनाउंस किया गया, वो भी बहुत सही रोल था। हाँ, वो भी अच्छा था। और जब इसका नाम अनाउंस किया कि बेस्ट एक्टर मुक्काबाज के लिए विनीत, तो मुझे पता नहीं, आई थिंक मैं हमेशा से विनीत के साथ एक एज ए ह्यूमन लेवल पर हमेशा से जुड़ी रही हूँ। और हम लोग दोनों खड़े होकर इतनी जोर से ताली मारे, आई थिंक हम लोग पहले थे जिसने जाकर, विनीत ने अपनी स्पीच, जो उसकी छोटी सी टूटी फूटी नॉर्मल सी बहुत स्वीट सी स्पीच, उसने शबाना मैम ने उसको अवार्ड दिया था। मैं वही बता रहा हूँ कि वो जो घटना थी, जब वो स्टेज पे आई ना और मेरा नाम बोला, वो घटना एकदम से ऐसा मैं ऐसा वो, हाँ, जैसे होता है ना, कुछ ऐसा हो गया था, मैं सीधा उनके चरणों में गया। क्योंकि अब वो चीज मैं वहां, हाँ, अगर वो चीज मैं वहां शेयर करता तो वो ऐसी कोई चीज शेयर करने का वो मंच नहीं था, तो इसलिए मैंने आज पहली बार ये चीज शेयर की। वो जब सामने थी ना, मैं सीधा वो दिन याद आया कि एक अनजाना लड़का, उसको घर में कौन बुलाता है, उन्होंने बुलाया, मुझे सुना। जी, मैं आपसे बहुत सारे सवाल रह गए हैं, ट्विस्ट विद डेस्टिनी को लेके बात करना चाहता था, और भी कई चीजों को लेके, लेकिन अरे यार, ट्विस्ट विद डेस्टिनी तो है, समय की पाबंदी है। इस वायरस ने बहुत छीन लिया है। मैं मतलब विनीत आपसे फिर बात करेंगे, लेकिन मकसद ये था कि जो बेताल की कहानी है कि पीठ पर कुछ लदा है जो किस्सा सुना रहा है, और उस किस्से के सहारे मैं आप दोनों के अतीत में, आप दोनों की जिंदगी के जो बेताल है वो थोड़ी सी टटोलना चाहता था। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जिंदगी में दाखिल होने का मौका दिया। और आप भले ही बार बार, चूंकि सिनेमा की अपनी कैटेगरीज होती हैं, ये कहें कि ये थ्रिलर है, ऐसा है, वैसा है, हॉरर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाताल लोक की तरह जो एक और कमाल की सीरीज आई है, इस पे नेटफ्लिक्स वाले फायर हो सकते हैं कि मैं कॉम्पिटिटर के उसका जिक्र कर रहा हूं, पर आपके दोनों एक्टर्स ने भी उसकी बहुत तारीफ की है,
जैसे पाताल लोक की कई लेयर्स हैं जिनमें आपको कई रेफरेंसेस देख सकते हैं, मतलब बहुत छोटा सा कि बिच का नाम सावित्री है तो आप पूरी सावित्री और सत्यवान की कहानी इंप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मेरा चूंकि तुम दोनों कम वक्तों में फेथ है, कि बेताल की सिर्फ उतनी नहीं दिखाई जा रही है। वो जो अंग्रेज का मिथक है, जो अंग्रेज है, भूत है, पहाड़ है, सुरंग है, डेवलपमेंट जो दाखिल होना चाहता है खाकी वर्दी और बहुत सारी सभ्यता और अनुशासन के नाम पर, और पैट्रिक का जो पिछला वर्क है उसको देखते हुए आई डोंट नो, आई एम डेड श्योर कि इसकी बहुत सारी रीडिंग्स है, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। जैसे शब्द शक्ति होती है ना, अभिधा, जो दिख रहा है सिर्फ वही मतलब है, लेकिन व्यंजना और लक्षण तक आते आते हो जाता है कि नहीं बॉस, इसके तो और भी मतलब है। सो थैंक यू सो मच आहना एंड विनीत, अच्छा काम करते रहिए। थैंक यू सौरभ। एक्टर्स से बात करके अच्छा लगता है, एक्टर्स कोट अनकोट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। आपसे बात करके सच्ची मैं बताऊं जिंदगी के उस हिस्से में चले जाते हैं हम लोग जिसे बहुत पहले कहीं पीछे छोड़ गए थे, और वो चीजें सिखाती हैं, याद दिलाती हैं कि अभी आगे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड लक। थैंक यू सौरभ, ध्यान रखिए।